आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर 41 को देखेंगे। छोटा सा चैप्टर है। अब आपके लिए खुशखबरी ये है कि हम 70% से ज्यादा किताब को खत्म कर चुके हैं और अब जो चैप्टर्स हैं 76 चैप्टर्स हैं। तो जो 36 चैप्टर्स बचे हुए हैं ये बहुत छोटे छोटे हैं, तो हो सकता है मैं दो चैप्टर्स को एक साथ लेके चलूं। और आज हम बात करेंगे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की। ये भी बहुत ही छोटा चैप्टर है, चलिए देखते हैं। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी। दोस्तों अगर शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज की बात करें तो ये आर्टिकल 244 पार्ट 10th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है ना। पार्ट 9th में मतलब पिछले लेक्चर में हमने यूनियन टेरिटरी को देखा था और अभी हम शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज को देख रहे हैं। समझ गए। तो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल इसमें आते हैं। समझ रहे हैं। ये पार्ट 10th आर्टिकल 244 में फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल आते हैं। फिफ्थ शेड्यूल मतलब जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये चारों स्टेट सिक्स्थ शेड्यूल में आते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये सिक्स्थ शेड्यूल में आएंगे। ये ट्राइबल एरियाज है, इनको छोड़ के, ठीक है, जो शेड्यूल्ड एरियाज है जिनका अलग कल्चर है, अलग कस्टम है, ताकि हम उनको बचा सकें, वो आते हैं हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। समझ रहे हैं। तो अगर हम फिफ्थ शेड्यूल की बात करें और इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम दो चीजें इसमें देखेंगे। एक, फिफ्थ शेड्यूल में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है और सिक्स्थ शेड्यूल का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है। समझ रहे हैं। मतलब शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन और ट्राइबल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें देखिए, प्रेसिडेंट के पास ये ताकत है कि वो किसी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर दे। शेड्यूल्ड एरिया मतलब क्या? मतलब उस एरिया का अपना कल्चर, अपना किसी भी कोई भी पैरामीटर हो सकता है, बड़ा मुश्किल हो, हिली टेरेन हो, बाउंड्री लाइंस को उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, ये प्रेसिडेंट के पास होता है। एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें दोस्तों, तो ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एग्जीक्यूटिव पावर में गवर्नर यहां पे आएगा, है ना। और गवर्नर को रिपोर्ट जो है शेड्यूल्ड एरिया की प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल मतलब स्टेट में जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है, देखिए ये कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल्ड एरिया कोई भी है, प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से एरिया को शेड्यूल्ड एरिया में लाएगा। हिमाचल प्रदेश में कुछ ट्राइब्स होंगी, महाराष्ट्र में कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जिनको शेड्यूल्ड एरिया में आना चाहिए, कुछ ऐसा एरिया होगा। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि 20 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 3/4 यानी कि 15 मेंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे शेड्यूल्ड ट्राइब्स के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की में। समझ रहे हैं। मतलब 20 में से 15 मेंबर्स जो हैं विधानसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और वो एडवाइजरी काउंसिल के होंगे। ओके। उसके बाद दोस्तों जो लॉ है वो शेड्यूल एरियाज पे एप्लीकेबल होगा और ये गवर्नर के पास ताकत है कि जो भी पार्लियामेंट इनके लिए लॉ बनाती है, एक्ट बनाती है, वो यहां पे अप्लाई हो। समझ रहे हैं। कोई भी ऐसा लॉ होगा, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत होगी। ठीक है। और हां, याद रखिएगा कि इसमें जो लॉ है, जो एक्ट होता है, उसमें ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल की भी सहमति ली जाती है, उनकी भी कंसल्टेशन ली जाती है। अब हम बात करते हैं ट्राइबल एरियाज की। सिक्स्थ शेड्यूल में, अब हम सिक्स्थ शेड्यूल को देखेंगे। सिक्स्थ शेड्यूल में दोस्तों 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ट्राइब्स आती हैं। ठीक है। इसमें है आपके आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सिक्स्थ शेड्यूल में आता है। ठीक है। यहां पे जो ट्राइब्स आएंगे उनको सिक्स्थ शेड्यूल में रखा है। इनका खुद का कल्चर है, खुद का कस्टम है। ठीक है। तो बाहर से हस्तक्षेप ना हो, इनके कल्चर, इनके कस्टम को हम ज्यादा ना हैम्पर करें। अगर हमको जमीन लेनी है तो बिना बात के हम जमीन नहीं ले, इनसे परमिशन लेके जमीन ले। ठीक है। तो ये सब कुछ है। समझ गए हैं आप। तो अब इसके फीचर्स क्या है? सबसे पहले तो जो ट्राइबल एरियाज हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बहुत इंपॉर्टेंट ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट है ये। इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आएंगे वो ऑटोनॉमस। अब ऑटोनॉमस ऑटोनॉमस ये नहीं है कि ये सरकार से बिल्कुल अलग है या फिर सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं है। ऑटोनॉमस मतलब है कि इनको ताकत दी गई है, इन एरियाज के डिस्ट्रिक्ट को ताकत दी गई है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के ही अंदर है लेकिन ताकत है इनको। ठीक है। कुछ मामले में काफी ज्यादा ताकत है। गवर्नर जो है उसके पास यह ताकत है कि वो ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज कर सकता है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को। मतलब कि अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट उसको लगता है कि ऑटोनॉमस होना चाहिए तो वो गवर्नर कर देगा, ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज। अब ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट ट्राइब्स रहती हैं, तो गवर्नर क्या कर सकता है, इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर सकता है। डिपेंड करता है वो। जैसे मान लीजिए कि मान क्या लीजिए, जैसे आसाम में बहुत सारी ट्राइब्स हैं, शहरों में रहती हैं।
अब वो ट्राइब्स जो हैं वो अपने एरिया को बचाने की मांग कर रही हैं, तो ये गवर्नर जो है उस एरिया को ऑटोनॉमस रीजन्स में डिवाइड कर देगा, हर ट्राइब्स को खुश कर देगा। समझ रहे हैं? उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के दो पार्ट होंगे। समझ रहे हैं? सबसे ऊपर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर है आपका ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, और इसमें आपके दो पार्ट आते हैं। पहला है आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, जिसमें होते हैं 30 मेंबर्स। ठीक है, 30 में से 26 जो हैं ये डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं, और 4 जो है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं, इलेक्टेड मेंबर 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करते हैं। तो देखिए 5 साल, अगर कोई भी इलेक्ट होके आएगा तो वो 5 साल के लिए ऑफिस को होल्ड करेगा। और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मतलब जब तक गवर्नर चाहेगा तब तक ये लोग बने रहेंगे। समझ रहे हैं? आप समझे कि नहीं? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर्स है, जिसमें से 26 सिलेक्ट होकर आते हैं 5 साल के लिए, 4 को गवर्नर नॉमिनेट करता है। अब इन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंदर आता है रीजनल काउंसिल। समझ रहे हैं? इन ऑटोनॉमस रीजन के अंदर आता है रीजनल काउंसिल। ठीक है, जैसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ऑटोनॉमस रीजन जो है वो, मतलब डिस्ट्रिक्ट जो है वो रीजन्स में डिवाइडेड है। अब अगर गवर्नर को लगेगा कि कुछ रीजन्स को ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर करना है तो ऑटोनॉमस रीजन डिक्लेयर कर देगा, और ऑटोनॉमस रीजन के अंदर आएगा रीजनल काउंसिल। समझ गए हैं? एक्चुअली में जो पूरा गवर्नेंस होता है वो इन्हीं काउंसिल के पास होता है। डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल जो है यही एडमिनिस्ट्रेशन को देखती हैं। ये जो 30 मेंबर्स होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ये और जो रीजनल काउंसिल में लोग होते हैं ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं। फॉरेस्ट, लैंड, कैनाल वाटर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी को लेके, मैरिज, डाइवोर्स, इन सब को लेके ये लोग कानून बना सकते हैं और इनका कानून माना जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, कुछ भी कानून बनाएंगे, मैंने बोला ना ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के बाहर नहीं है। ठीक है तो सब भारत का ही पार्ट ना, ऑटोनॉमी दी है, उन सबको गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा। अगर प्रॉपर्टी, मैरिज, डाइवोर्स को लेके कुछ भी लॉ बना रहे हैं तो गवर्नर का एसेंट चाहिए होगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल विलेज काउंसिल और विलेज कोर्ट्स भी बना सकते हैं, ताकि स्पीडी यहां पे ट्रायल हो, फटाफट निवारण किया जाए। प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरीज, मार्केट्स, फेरीज, फिशरीज, रोड्स, ये सब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है, मैनेज कर सकता है। लेकिन अगेन कोई भी लॉ, कुछ भी इस तरीके का काम होगा उसको गवर्नर का एसेंट चाहिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, लैंड रेवेन्यू भी, पैसे भी कलेक्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, लैंड रेवेन्यू। ठीक है, ये भी डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल को ताकत दी है। और जो एक्ट्स ऑफ द पार्लियामेंट है या जो स्टेट लेजिस्लेचर के हैं जो एक्ट्स है, वो इन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजन्स में अप्लाई नहीं होते, इनके खुद के ही लॉज होते हैं। समझ गए? उसके बाद मान लीजिए कि किसी भी रीजनल काउंसिल या फिर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट को डिसॉल्व करना, खत्म करना है, तो गवर्नर के पास ताकत है। गवर्नर एक कमीशन बैठाएगा और कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसको डिसॉल्व कर देगा। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया। 5th और 6th शेड्यूल समझा दिया मैंने, वेरी गुड। पढ़ लीजिएगा, वैसे किताब का ही पूरा कंटेंट है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट में टेबल्स दी रहती हैं, उसमें बताया है कि कितनी काउंसिल, कौन से स्टेट में कितनी काउंसिल है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।